नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में। शेयर है जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाता हुआ देखा जा रहा है। केवल यही शेयर नहीं, जितने भी शेयर हैं, आपने अडानी के शेयर देखे होंगे पावर से रिलेटेड, टाटा पावर देखा होगा या फिर आपने रिलायंस पावर, सब में बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बहुत धमाका होने वाला है या किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रातों रात बदल गई। गाइस, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, खासकर पावर सेक्टर के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने नेपाल के साथ में, यहाँ तक तक कि आपके बांग्लादेश के साथ में, मतलब छोटी छोटी कंपनियों के साथ में, सबके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रखा है और अपने यहाँ की कंट्रियाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगी बाहर के लिए। साथ ही कंपनी की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। इस बार के Q3 की अर्निंग माना जा रहा है कि पिछले बार के Q2 से भी ज़्यादा अच्छी रह सकती है, क्योंकि सर्दियों में भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है। और कंपनी है जैसे कि इस समय पानी की कोई कमी नहीं। गर्मियों के समय जरूर थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वाटर लेवल कम हो जाता है, बट इस समय पानी की कोई दिक्कत नहीं और इलेक्ट्रिसिटी जम के यहाँ पे बनाते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही कोई पॉल्यूशन नहीं होता, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी पाबंदी नहीं है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह के समय का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, बट यहाँ पे क्लोजिंग देते देते निफ्टी 50 है जो कि 70 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में 420 पॉइंट्स की और निफ्टी आईटी में 400 के आसपास। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि आज के दिन 200 पॉइंट्स के आसपास टूटता हुआ देखा गया है। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं 11 करोड़ का वॉल्यूम था, कल के दिन 13 करोड़ का, और 1 वीक एवरेज निकाला जाए तो 15 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो शेयर है जो कि काफी अच्छे रिटर्न दे चुका है 3 साल के अंदर, 313% तक के रिटर्न। बट अब यहाँ पे जब तक ये 15 रुपए के ऊपर नहीं निकलता, तब तक एक तरीके से बड़ा मूव नहीं आएगा। आईसीआरए की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट टारगेट बना के बैठी है 2030 का। एज पर यहाँ पे गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से इस समय 170 गीगावाट हो सकता है मार्च 2025 तक, जो कि रिसेंटली अभी 132 गीगावाट जो कि आपका अक्टूबर तक का डेटा निकल गया है 2023 तक का। तो आज यहाँ पे 7 दिसंबर के आसपास यहाँ पे आईसीआरए ने एक बड़ी रिसर्च की है, जिसमें ये माना जा रहा है कि सोलर, विंड और हाइब्रिड, जो कि अपने आप में बहुत तेजी से भागते हुए देखे जा रहे हैं। इस समय हाइड्रो पावर है जो कि 47 गीगावाट का यहाँ पे मान के चला जा रहा है कि इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें सोलर विंड को मिला के, तो इस समय रिसेंटली 178 गीगावाट, मतलब कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे बनी हुई है। और 40% तक का यहाँ पे और भी ग्रोथ दिखाई दे सकती है आने वाले टाइम में 2030 तक। संजीव मशीन की तरफ से कुछ ऐसे स्टॉक बताए गए हैं जिनमें हम एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं, जिसमें काफी हद तक तो लार्ज कैप हैं, काफी उसके बाद फिर मिड कैप हैं, स्मॉल कैप हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएफसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, यहाँ तक कि और जो छोटे छोटे स्टॉक हैं उनके भी नाम शामिल हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर पावर मिनिस्टर की तरफ से, वो भी बंगाल से। आप देख सकते हैं कि 27,000 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है अभी तक, 2011 से लेके अभी तक। इस समय 9,521 मेगावाट से लेकर 14,000 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हुई देखी जा रही है। सोलर है, विंड है, यहाँ तक कि हाइड्रो प्रोजेक्ट से भी। बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, जहाँ पे क्या है कि एकदम से डेजर्ट है और वहाँ पे बहुत गर्म हवाएं, हवा बहुत चलती है, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा सक्सेस है, विंड और आपका सोलर। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंस कर दी गई है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे, जो कि डेजर्ट है, और इसको यहाँ पे 3 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। Solar and wind energy project will be so big that will visible from space according to development। So यहाँ पे सोलर और विंड के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, जहाँ पे भी खाली स्पेस है
और माना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि हम केवल एक पे डिपेंडेंसी नहीं रह सकते कि जैसे स्टीम में और कोयले के कारोबार में हमें एक तरीके से सबको लेके चलना है, डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है कि अगर कहीं पे भी डिमांड अगर कम होती है तो हम दूसरे का सहारा ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियल न्यूज है। यूनियन मिनिस्टर की तरफ से कुछ बड़े अपडेट आते हुए देखे जा रहे हैं, खासकर पावर सेक्टर के लिए। इसमें आपका न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इन्होंने कुछ चैलेंजेस की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 1000 MWH जो कि बिगेस्ट विड इन द वर्ल्ड जो कि बुलाया गया है, जो कि 10 रुपीज पर KWH के हिसाब से, मतलब पर आवर्स के हिसाब से यहाँ पे चार्ज होगा स्टोरेज के लिए। आप देख सकते हैं 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से कॉस्ट बैठेगी, जो कि यहाँ पे हम जनरेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी 2.4 पर यूनिट के हिसाब से। और जो हम सेल करेंगे यही स्टोर करने के बाद 14 रुपए के हिसाब से, तो जो काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 14.25 का, लो बनाया 13.55 का, क्लोजिंग दी है 13.85 पे, करीबन 1% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 14 रुपए के आसपास चल रहा है, और रिसेंटली अभी यहाँ पे डाउन साइड आई थी और शेयर 13 रुपए के आसपास काफी देर मूव किया। बट अब यहाँ पे जब 15 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 18 रुपए तक भी जाता हुआ देखा जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, वो भी आप देख सकते हैं न्यू पावर प्लांट्स के लिए, जो कि 610% फ्रॉम 40%। कुछ समय पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन बनाई गई थी कि अगर कोई भी न्यू पावर प्लांट खोला जाता है तो वहाँ पे 40% की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही की जाएगी। बट उसको घटा के यहाँ पे अब 6 से 10% कर दिया गया है, जिसमें गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट का एक मिक्सर सा प्लान देखने को मिल रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, साथ ही हम एक दूसरा भी स्टेप लेके चलेंगे। ऐसा ना हो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में ही सारा फोकस कर दें और ये कोयले से चलने वाला कारोबार खत्म हो जाए। इंडिया के जो पावर मिनिस्टर हैं उनके तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। क्या है कि धीरे धीरे करके जो कोयला है वो कम होता हुआ जा रहा है, क्योंकि लगातार जितने भी पावर प्लांट्स हैं हर जगह डिमांड बढ़ती हुई देखी जा रही है। अगर हमें बाहर से कंपेयर करना है अपने इंडिया को और एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करना है तो हमें पावर सेक्टर एक अहम रोल निभा सकता है, जिसके लिए कोयला एक बहुत ज़्यादा अहम वैल्यू निभा सकता है। बट कोयला धीरे धीरे करके कम हो रहा है, और साथ ही हो क्या रहा है कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो पाई है कि जिससे हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ, तो जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हुए देखे जा रहे हैं। और ख़ासकर कोयला की यहाँ पे रिक्वायरमेंट और कोयले की प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही गई है। जेपी ग्रुप एक छोटा नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं इसके अंडर में जेपी के नाम से, जिसमें जेपी पावर की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में आप देख सकते हैं 1500 लाख मार्च 2023, और आउटस्टैंडिंग टू एक्सटेंडेड लोन है जो कि यहाँ पे 70,333 लाख हो चुका है। अब ये जो लोन है बहुत सारे जो सब्सिडी कंपनी हैं उनका है, ये सारा सारा लोन है, तो इसमें से काफ़ी हद तक लोन चुका दिया गया है, जिससे आपको कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो थोड़े से निराशाजनक लग रहे हैं। डीआईएस ने अपना मामूली सा स्टेक यहाँ पे कम किया हुआ, आप देखिए कि जून के महीने में 22.22% तक का स्टेक था, जिसको घटा के 21.72% कर दिया है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, करीबन 10% तक का स्टेक ये लोग होल्ड करते हैं। इसके बाद फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 3.5% के आसपास, एलआईसी के पास करीबन 1.5% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जो होल्डिंग है ज़्यादातर बैंकों के पास में है, एलआईसी के पास में है, तो इन लोगों ने दबा के बाइंग कर रखी है। बात की जाए यहाँ पे एफआईआई के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने करीबन अपनी जिनकी जो होल्डिंग थी 2.83% थी, जिसको बढ़ा के यहाँ पे 3.38% कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे एफआईआई के जो नंबर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हैं, इंक्रीज हुए हैं 86 से बढ़ा के यहाँ पे हुआ 108 कर दिया गया है, जो कि है सितंबर मंथ में। सितंबर का जो क्वार्टर आया था अभी रिसेंटली, Q2 की जो अर्निंग आई थी उसमें यहाँ पे ये एफआईआई ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी हुई है। एफआईआई के नंबर्स के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने, आप देखिए कि पिछले साल
के नवंबर से इस बार काफ़ी ज़्यादा स्टेक बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 2.83% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि बढ़ा के 4.7% कर दिया है।